तो बोर्ड पे तुम सब देखो, सबसे पहला बात ये पॉलिटिकल साइंस का है, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, भारतीय भवन के अनुसार शायद चौथा चैप्टर में है। पहला चैप्टर का नाम अगर देखेंगे तो यह चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। ठीक ना, प्रश्न है क्या चीज, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, मतलब ये है लोकतंत्र। सबसे पहले ये समझ दो, जहां पे सरकार जो है ना जनता चुनता है, उस देश को जो है ना लोकतंत्र बोला जाता है। जैसे इलेक्शन और होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। बोर्ड पे देखो हमेशा। सत्ता में साझेदारी में सबसे पहला चैप्टर में समझेंगे दो देश के बारे में, पहला बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका के बारे में समझेंगे। ठीक, दोनों देश के बारे में जो प्रश्न होगा उसको पढ़ लेंगे। कुछ फैक्ट यहाँ पे नीचे हम दे दिए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो इन सब को जो है एक बार पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब सोल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव लिखा देंगे, अगले दिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा देंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं बेल्जियम के बारे में। यहाँ से दो चीज याद रखेंगे, श्रीलंका का राजधानी होता है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। समझ गया क्या चीज होता है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या होता है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम का राजधानी क्या होता है, ब्रुसेल्स। और श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे। ठीक, देखो श्रीलंका का पहले राजधानी का अगर हम बात करेंगे ना तो श्रीलंका का पहले राजधानी था यहाँ पे कोलंबो। क्या था, कोलंबो। बाद में चेंज करके दिया है, उससे पहले भी राजधानी अलग था। पहले समझते हैं बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स जो राजधानी था ना देश के अंदर में, उसमें 80% फ्रेंच भाषा बोला जाता था। तो हम सबसे पहले बेल्जियम में समझेंगे, यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक, अब देखो महाद्वीप तो पहले चैप्टर में बताए थे, महाद्वीप की संख्या कितना होता है, 7 होता है। पहला क्या होता है, एशिया, जो कि सबसे बड़ा होता है। दूसरा होता है अफ्रीका, दूसरा नंबर पे बड़ा होता है। और काला महाद्वीप उसी को बोलते हैं, या अंधा महाद्वीप। ठीक, तो दो तो हो गया। तीसरा क्या था, उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। तो छठा महादेश के अंतर्गत आता है यूरोप के महाद्वीप। और यह यूरोप महादेश जो है ना विकसित महादेश के अंतर्गत आता है, सबसे ज्यादा विकसित यही महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक कदम लिया है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों सब जो भी होता है ना, 16 साल से अगर कम का बच्चा है तो सोशल मीडिया यानी मोबाइल और पे यूट्यूब और ये सब फेसबुक और नहीं देख सकता है, व्हाट्सएप और। तो सोशल मीडिया में बैन लगा दिया है, 16 साल का बच्चा वहां पे नहीं देखेगा। ये पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक, हम फिलहाल समझते हैं यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, क्या चीज, बेल्जियम है। और बात करेंगे जनसंख्या का तो 1 करोड़ लगभग है। बेल्जियम का जनसंख्या कितना है, 1 करोड़ लगभग है। ये किताब के अनुसार अभी हम बताते हैं, जो किताब पहले ये चैप्टर बना है उस अनुसार अभी भी बढ़ा होगा और हमेशा। जैसे भारत में जनसंख्या का बात करेंगे तो 121 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं 121, लेकिन ये पहले किताब के अनुसार है। अभी का बात करेंगे तो 140 करोड़ से प्लस है। ठीक ना, क्योंकि दुनिया अभी का जनगणना जब हो जाएगा तो दुनिया के 1 नंबर पे जनसंख्या में भारत आता है, क्योंकि भारत का एक नियम है, हम दो हमारे गिन दो। ये चीज याद है वहां पे भारत में कि हम दो है तो बाकी को गिनते रहो। बाकी समझो बेल्जियम का जनसंख्या कहते हैं 1 करोड़ है लगभग। बेल्जियम में अगर बात करेंगे तो सामाजिक विभाजन का आधार जो अगर देखेंगे ना तो भाषा। देखो यहाँ 2-3 चीज यहाँ भी याद रखेंगे, यहाँ भी देश के अंदर ही काम हुआ था, यहाँ भी श्रीलंका में देश के अंदर हुआ था। ये आगे चल गया, समझ गया, ये जो है ना बर्बाद हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया, बेल्जियम क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक, तो याद रखेंगे जनसंख्या कितना है, 1 करोड़। सामाजिक विभाजन का आधार बेल्जियम का क्या है, भाषा। समझ गया, बेल्जियम का सामाजिक आधार का विभाजन क्या है, भाषा है। अब बात समझेंगे 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी में अगर बात करेंगे तो बेल्जियम में डच विद्रोह किया। पहले इस को समझते हैं पहचान को, इसके बाद यहां समझ में आएगा। देखो अगर बात करेंगे बेल्जियम देश अगर समझ जो इस टाइप से है 100% मान लो, अगर बेल्जियम देश है उसमें बात करेंगे तो डच लोग,
समझ गया। जो बेल्जियम में लोग रहता था उसको डच बोलते थे, समझ गया। जो डच लोग होता है, डच लोग 59% था, और फ्रेंच लोग बेल्जियम में जो है ना, जो फ्रेंच लोग था वह 40% था, और जर्मन लोग जो है ना बेल्जियम में 1% था। तो यहाँ भाषा सब बोल रहा था अपना अपना, जैसे डच लोग अपना भाषा बोल रहा था, फ्रेंच अपन भाषा बोल रहा था फ्रेंच भाषा, जर्मनी वाला जर्मन भाषा बोलता था, सब अपना अपना भाषा बोल रहा था। लेकिन बात करेंगे ये देश के अंदर का ये वैल्यू है, ठीक। लेकिन देश के अंदर में एक चीज होता है राजधानी। शुरुआत में बताए थे ना बेल्जियम इसका राजधानी होता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम का। तो जो देश के अंदर जो राजधानी होता था ना शहर, उस शहर में जब देखा गया तो उस शहर में देखा सबसे ज्यादा बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में जो है ना 80% राजधानी में फ्रेंचे बोल रहा था, 80%। अब बाकी 20% में 19% बोल रहा था डच, और उसमें 1% को कुछ अप्रोक्स में था जो जर्मन बोल रहा था। यहाँ बात दो ठो है, देश के अंदर वाला बात है कि देश के अंदर में अगर बात करेंगे लोगों को बात, तो वह 59% डच था, और यहाँ पे जो है 40% फ्रेंच है। और राजधानी का जब हम बात करेंगे तो राजधानी में 80% फ्रेंच बोल रहा था। फ्रेंच में जनसंख्या कम था, लेकिन ज्यादातर भाषा राजधानी में कौन बोल रहा था? फ्रेंच, ठीक ना, 80%। तो फ्रेंच वाला अमीर भी था और डच लोग गरीब था, समझ गया। डच लोग क्या था? गरीब था, समृद्ध नहीं था, यह समृद्ध था, ये बात को याद रखेंगे। अब यही बात में जो फ्रेंच में 80% लोग जो था ना राजधानी में ब्रुसेल्स में, ये सब शुरुआत में अपना नियम ला रहा था। तो अपना जब नियम ला रहा था तो इसमें जो है डच वाला विद्रोह किया, और डच वाला 1940-50 में जब डच विद्रोह किया तो डच का जनसंख्या ज्यादा था, पढ़ा लिखा कौन था? गरीब था ज्यादा लोग, और फ्रेंच वाला पढ़ा लिखा था। सोचा अगर विद्रोह होगा तो जनसंख्या तो हम सबका कम है, तो इससे अच्छा है क्या किया जाए, जो ब्रुसेल्स का यानी बेल्जियम का जो संविधान है उसमें क्या करना है? संशोधन करना है। तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम में, यानी बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स समझो या बेल्जियम का संविधान समझो, उस संविधान में 4 बार टोटल जो है ना 4 बार जो है संविधान में संशोधन किया। संविधान को संशोधन किसे कहेंगे तो समझो, यहाँ पे जब संविधान कोई बना दिया और उसमें कोई नियम लाना हो या कोई नियम को हटाना है, या कोई चीज लागू करना है या कोई चीज को हटाना है, तो उसी को हम बोलेंगे संविधान संशोधन। यानी संविधान में अगर सुधार करेंगे ना तो उसको क्या कहेंगे? संविधान संशोधन। तो 4 बार अगर देखेंगे तो यहां से 1970 से लेकर 1993 के बीच में अगर देखें तो 4 बार संविधान का बेल्जियम में संशोधन किया, और उस संविधान संशोधन में जो बात सब हुआ ना उसी सब को बताया गया कि यह बेल्जियम मॉडल है, समझ गया। अगर 2 नंबर पूछेगा बेल्जियम मॉडल क्या है तो तुमको बोलना है 1970 से लेकर 1993 ईस्वी के में 1993 ईस्वी तक में 4 बार जो संविधान संशोधन हुआ उसे क्या कहेंगे? बेल्जियम मॉडल, ठीक, बेल्जियम मॉडल कहते हैं। अब बेल्जियम मॉडल में जो 4 बार जो संशोधन हुआ ना तो कौन कौन चीज हुआ, ये चीज यहाँ पे हम लिख दिए। पहला बार जो संशोधन हुआ तो उसमें लिखा हुआ था केंद्र में दोनों का समान प्रतिनिधि कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ जो केंद्र में पहले होता था ना लोग, तो वहां फ्रेंच लोग ज्यादा हुआ करता था। अगर मान लो जैसे भारत में 543 या 545 अगर सीट है टोटल केंद्र में लोकसभा का, तो अगर इतना सीट है तो अब जिसको जो मन है, पहले क्या हुआ करता था, ये पूरा फ्रेंचे वाला कब्जा रखता था, ठीक। तो बाद में क्या बोल दिया कि पहला संविधान संशोधन में कि केंद्र में जो है ना दोनों का समान प्रतिनिधि कर देंगे। कहने का मतलब है डच लोग भी आधा रहेगा और आधा क्या रहेगा? फ्रेंच लोग रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। तो यहाँ पे सब डच वाला विद्रोह करना छोड़ दिया। पहला मॉडल समझ में आ गया, यानी केंद्र में जैसे अपना सब दिल्ली में, केंद्र तो दिल्ली को समझेंगे, जो दिल्ली में अभी जैसे मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल में दोनों भाग से दे दिया था, फ्रेंच से भी दे दिया था जो फ्रेंच भाषा था, और डच वाला को भी शामिल कर दिया था। तो 50-50% कर दिया था इसमें। दूसरा बात करेंगे राजधानी ब्रुसेल्स में भी दोनों का समान प्रतिनिधि कर दिया।
केंद्र के बाद जो राजधानी हुआ करता था ब्रुसेल्स, वहां पे भी क्या कर दिया, 50-50 कर दिया आदमी को, डच वाला को भी फ्रेंच वाला को भी। यहाँ पे देखो, उसके बाद याद रखेंगे राज को भी अधिकार दे दिया। जैसे फ्रेंच और में क्या था, जो देश था राजधानी था ना, वही दो ठो को वैल्यू देता था। जैसे अपना सब बात करेंगे देश भारत और केंद्र लेवल पे दिल्ली, तो दो ठो को वैल्यू देता था। जैसे अपना सब राज्य के अंतर्गत आते हैं बिहार में, तो बिहार के अंतर्गत जो आते हैं तो बिहार वाला को वैल्यू नहीं मिलता था, जो राज है उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बोल दिया नहीं, अब से जो है ना राज को भी अधिकार दे दिया जाएगा। जैसे अपना सबका राज में अधिकार दे दिया, तो नीतीश का सरकार है, उसी तरह से वहां पे भी हर राज्य को जो है अधिकार दे दिया गया। चौथा बार जो ऑर्डर आया बेल्जियम मॉडल में, तो चौथा बार बोल दिया सामुदायिक सरकार का गठन किया जा सकता है। यानी अब जो है हर जगह अपना अपना सरकार बना सकते हैं हर राज्य में, ये बात को भी दे दिया। तो यही 4 ठो बेल्जियम मॉडल में था। अगर बेल्जियम मॉडल का परिभाषा पूछे तो बता देना 1970 ईस्वी से 1993 ईस्वी तक में संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, उसे बेल्जियम मॉडल कहते हैं। या बोलेगा बेल्जियम मॉडल क्या है तो परिभाषा दे देना, इसका क्या परिणाम हुआ तो परिणाम में ये 4 ठो लिख देना है। ठीक, अब ये बेल्जियम के बारे में हो गया। आगे अब हम समझते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का राजधानी क्या होता है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। पहले राजधानी क्या था, कोलंबो था। क्या था, कोलंबो। अब देखो ये दक्षिण एशिया का जो है ना एक द्वीपीय देश है। अब देखो द्वीपीय देश किसे बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो और छोटा हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्वीपीय। क्या बोलेंगे उसे, द्वीपीय या द्वीप बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो श्रीलंका का अगर बात करेंगे तो जैसे भारत वाला एरिया ऐसे करके जहां मुड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा लगता है लटका हुआ है, ऐसे ही ना लगता है, इसके चारों ओर पानी है इसे करके। तो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे द्वीपीय बोलते हैं। ठीक ना। पूछेगा आंसुओं का मोती किस देश को कहते हैं, तो श्रीलंका को। किसको बोलते हैं, श्रीलंका को याद रखेंगे। ठीक, तो पहला लाइन याद रखेंगे, दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। क्या है श्रीलंका, दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय। लेकिन वही बात करेंगे बेल्जियम का, तो यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। जैसे यहाँ जनसंख्या कितना था, 1 करोड़, तो श्रीलंका में जनसंख्या कितना था, 2 करोड़। तो याद रखेंगे श्रीलंका में जनसंख्या कितना था, 2 करोड़। श्रीलंका देखो आजाद हुआ था अपना सबके 1 साल बाद। जैसे हम भारत में आजाद हुए थे, भारत कब, 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी स्वतंत्र हुआ था। उसी तरह श्रीलंका का बात करेंगे कब आजाद हुआ था, तो 1948 में। भारत के 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ था। ठीक, तो ये याद रखेंगे। श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। देखो श्रीलंका में क्या हो गया था, 1956 ईस्वी का बात बताते हैं। 1956 ईस्वी में घटना हो गया था यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं श्रीलंका का पाई चार्ट के बारे में, तब ये समझ में अच्छा से आ जाएगा। देखो जिस तरह से बेल्जियम में अभी बताए थे ना हम पाई चार्ट में कि यहाँ पे लोग डच ज्यादा है, राजधानी में कम है, उसी तरह से बात करेंगे तो श्रीलंका में सिन्हली जाति जो हुआ करता था ना, सिन्हली, वह सबसे ज्यादा हुआ करता था श्रीलंका में। और ये सब बौद्ध धर्म को मानता था। सिन्हली जाति कौन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। यहाँ पे अशोक का मतलब आदमी भी गया हुआ था, बेटा बेटी भी गया हुआ था श्रीलंका, वहां पे बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया हुआ था। तो यहाँ देखो बोर्ड पे सिन्हली जाति से याद रखेंगे या कौन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। तो देखो जो सिन्हली जाति हुआ करता था ना श्रीलंका में 74% हुआ करता था। ठीक, तमिल भाषा अगर बोले बात करेंगे, तमिल लोग जो हुआ करता था। भारत में यहाँ तमिलनाडु होता है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ का लोग यहाँ गया था। तो तमिल भाषा जो है ना श्रीलंका में 18% बोला जाता था। तमिल लोग अगर मतलब 18% था। ठीक, और सिन्हली लोग कितना प्रतिशत था, 74%। ईसाई धर्म का जो लोग हुआ करता था ना वह 7% था। अब बाकी और कुछ कुछ फेंटा हुआ धर्म था लोग और वहां पे, तो वो 1% समझ जाएंगे। तो 74 से फिर 18 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे ना, तो लास्ट में जाके 100% हो जाएगा। क्योंकि 8 4 12 हो गया, 12 7 19 1 20 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब उसके बाद 7 2 9 1 10 हो गया। ठीक, तो याद रखेंगे ये सारा था।
श्रीलंका में सिल्ली कितना प्रतिशत था? 74%। श्रीलंका में तमिल कितना प्रतिशत था? 8%। 7% कौन था? ईसाई। और बाकी अन्य लोग 1% था। तब देखो इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया था? सिल्ली वाला सब सबसे ज्यादा जनसंख्या में था, तमिल कौन था। ये सब क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया 1956 ईस्वी में कि देखो सिल्ली को राजभाषा बना देते हैं, ठीक, और बना दिया। मतलब राजभाषा के तौर पे जैसे सिल्लियों को बना दिया, तमिल भाषा जो था उन सबको छोड़ दिया, ईसाई वाला को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब जो सिल्ली भाषा बोलता था उसको कौन भाषा बना दिया? राजभाषा बना दिया। तो इस कारण से भी विद्रोह श्रीलंका में होना स्टार्ट हुआ। फिर जाके जस्ट बना दिया कि बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? राजधर्म। बौद्ध धर्म को क्यों बना दिया? क्योंकि सिल्ली वाला जो धर्म हुआ करता था वो कौन होता था? बौद्ध। तो सिल्ली वाला को राजधर्म बना दिया। मतलब जो भी था ना हक हिस्सा सबका सब सिल्ली वाला को बना दिया था श्रीलंका में। बाकी लोग को 6 करोड़ नहीं मतलब है, ठीक। उसके बाद 2 हो गया। सिल्ली को क्या चीज कर दिया था? राजभाषा। तो श्रीलंका का राजभाषा क्या बना दिया था? सिल्ली। श्रीलंका का राजधर्म क्या बना दिया था? बौद्ध धर्म। सरकारी सेवा में सिल्ली को प्राथमिकता दे दिया। कहने का मतलब अगर सिल्ली धर्म मतलब सिल्ली जाति का है या सिल्ली भाषा बोलते हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर और कोई भाषा बोलते हैं तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब ये जाति पे मतलब भाषा के आधार पे जो है यहाँ नौकरी दे दिया था। तो ये भी गलत था। इसको भी लागू कर दिया सरकार की। सरकारी सेवा यानी नौकरी सब में सिल्ली को क्या कर देंगे? प्राथमिकता देंगे, नौकरी देंगे। उसके बाद आता है स्कूल कॉलेज में भी। स्कूल और कॉलेज में भी सिल्ली लोग को प्राथमिकता दे दिया। यानी अगर तुम सिल्ली भाषा जानते हो, बोलते हो तो तुम स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, अन्यथा यहाँ पढ़ाई लिखा नहीं होगा। केवल और किस भाषा वाला को मतलब दे दिया प्राथमिकता? सिल्ली वाला को, ठीक। तो इस कारण से क्या किया? तमिल लोग जो है ना एक सेना बनाया। जो तमिल लोग था वह क्या किया? एक सेना बनाया। सेना का नाम रखा था लिट्टे। क्या था सेना का नाम? लिट्टे। ITTE। समझ गया? तो बोलेगा तमिल जो सेना श्रीलंका में सेना बनाया था उसका नाम क्या है? लिट्टे। लिट्टे को क्या चीज से इंग्लिश में शॉर्टकट बोलेंगे? ITTE। और फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। L फॉर लिबरेशन, T फॉर टाइगर्स ऑफ, T फॉर तमिल, E फॉर ईलम। समझ गया? तो श्रीलंका में जो है तमिल लोग विद्रोह करने के लिए जो सेना बनाया था उस सेना का नाम क्या था? लिट्टे, ठीक। और लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। क्या चीज होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ITT। ये बनाया और यहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया श्रीलंका में, ठीक। तो श्रीलंका में जो विद्रोह स्टार्ट कर दिया तो ये भी तो श्रीलंका का लोग था, सिल्लियों वाला श्रीलंका का था। जब एक देश में आपस में लोग लड़ने लगता है तो उसको बोलते हैं गिरही युद्ध। क्या बोलते हैं? गिरही युद्ध। तो देखो यहाँ पे जो गिरही युद्ध, यहाँ पे भाषा के आधार पे अगर चेंज किया सब चीज और सबको समान दर्जा दिया गया तो बेल्जियम क्या हो गया? आगे बढ़ गया। यहाँ पे भाषा के आधार पे किया लेकिन एक भाषा को प्राथमिकता दे दिया सिल्ली को, इस कारण से यहाँ गिरही युद्ध हो गया। तो पूछेगा श्रीलंका में कौन युद्ध हुआ? गिरही युद्ध 2009 ईस्वी में। कहिया 2009 ईस्वी में क्या हो गया? गिरही युद्ध हो गया। तो याद रखेंगे श्रीलंका में गिरही युद्ध कब हुआ था? 2009 में। श्रीलंका में 1956 में बोलेगा संविधान में क्या सब संशोधन किया, तो ये सारे पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 बना के, ठीक। अब ये हो गया श्रीलंका के बारे में, बेल्जियम के बारे में। अब कुछ चीज समझेंगे और सरकार का विभाजन का अंगों का जो है ना, सरकार का विभिन्न अंगों का विभाजन, जिसमें पहले समझेंगे क्या चीज? कौन विभाजन? क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन कैसे होता समझो। अगर कोई पिता है और 3 तो मान लो उसको पुत्र है तो क्या करेगा? इस अगर मान लो जमीन ही देना है या कोई भी चीज देना है, जमीन अगर मान लो 30 कट्ठा जमीन है टोटल, तो क्या करेगा? 10 कट्ठा इसको देगा, 10 कट्ठा इसको देगा, 10 इस सबको समान जमीन दिया ना 10-10 कट्ठा को। तो जब इस टाइप से समान सबको मिलता है तो उसको बोलते हैं क्षैतिज विभाजन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। देखो सबको बराबर मिला है ना, और
जब बराबर लकीर खींचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज लकीर बोलते हैं ना। तो इसलिए याद रखेंगे क्षैतिज विभाजन में सबको क्या है? बराबर हिस्सा है। क्या है? बराबर। तो सामाजिक आधार पर जो है ना सरकार जो विभाजन किया था, सरकार विभिन्न अंगों का विभाजन किया था, जिसमें क्षैतिज विभाजन में याद रखेंगे सरकार के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। समझ गया? पहला क्या हो जाएगा? व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो देखो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में सबका परिभाषा याद रख लेंगे। अगर पूछ देगा इसमें से मान लो न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, तो सबका परिभाषा याद रखेंगे। कानून बनाने वाला को व्यवस्थापिका कहते हैं। समझ गया? व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? कानून बनाने वाले को। समझ गया? जो कानून बनाएगा ना उसको बोलेंगे व्यवस्थापिका। अब बात करेंगे कानून लागू करने वाला का। देखो कानून को बना दिया, अब कानून लागू करेगा कौन? मंत्री या तो नेता, प्रशासन। ठीक? तो कानून जो लागू करता है ना उसको कार्यपालिका कहते हैं। ठीक ना? जैसे लॉकडाउन के लिए व्यवस्थापिका क्या कर दिया? लॉकडाउन के लिए एक कानून पारित कर दिया। अब उसको लागू करना है काम किसका? मंत्री और पुलिस का। तो मंत्री जो है अनाउंस कर देगा कि लॉकडाउन लग गया। अब बात अब फिर भी नहीं मानेगा तो पुलिस उसको बढ़िया से लागू कर देगा ना। तो काम करने का यानी कानून लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। समझ गया? अब वो कानून का कोई उल्लंघन कर दिया तो पिटाएगा, पिटाने के बाद केस होगा, और जब केस हुआ तो जाएगा कहाँ? न्यायपालिका। तो न्याय जो करेगा वो कोर्ट में न्याय होता है। कोर्ट में समझता है ना, मतलब कोर्ट में जो जज और रहेगा वहां पे वकील हो, वहां पे वो सब न्याय करेगा तो वो सब हो जाएगा कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा न्यायपालिका। तो बोलेंगे न्याय करने वाला को क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। समझ गया? तो न्यायपालिका किसे कहेंगे? कार्यपालिका किसे कहेंगे? व्यवस्थापिका किसे कहेंगे? कानून बनाने वाला को व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका में बोलेंगे कानून लागू करने वाला को कार्यपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका न्याय करने वाला को न्यायपालिका कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये तीनों याद रखेंगे। ये तो क्षैतिज विभाजन था ना। अब यहाँ पे समझेंगे सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे करके लंबा में विभाजन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बाबा हो गया, बाबा से क्या हो जाएगा? पिता होगा, पिता से क्या हो जाएगा? पुत्र होगा ना। इसी टाइप से तो ये जब नीचे की ओर क्या होगा? अगर मान लो 10 कट्ठा जमीन है तो यह किसको मिलेगा? पिताजी को। अब पिताजी से किसको मिलेगा? पुत्र को। तो जब इस टाइप से विभाजन होता है तो इसको कौन विभाजन कहते हैं? ऊर्ध्वाधर विभाजन। कौन विभाजन? ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन में सबसे ऊपर होता है कौन? केंद्र। कौन सरकार? केंद्र सरकार। उसके बाद होता है राज्य सरकार। सबसे बड़ा होता है ना केंद्र, मोदी सबसे बड़ा। उसके बाद राज्य में आएंगे तो कौन होगा? नीतीश। और उसके बाद स्थानीय यानी अपना क्षेत्र में आएंगे तो मुखिया जी होगा ना। तो स्थानीय सरकार में कौन हो जाएगा? मुखिया। तो याद रखेंगे, पूछेगा बताओ सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या हुआ? तो पहले केंद्र सरकार, फिर नीचा में रो देंगे खींचना राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, पोस्ट में लिख देना। ठीक? अब यहाँ पे बात करते हैं सूची के बारे में। देखो ये आगे भी पढ़ना होगा सूची के बारे में। फिलहाल यहाँ पे 3 बात समझ जाते हैं। सूची में सूची 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखेंगे संघ सूची, दूसरा याद रखेंगे क्या चीज? राज्य सूची, तीसरा याद रखेंगे समवर्ती सूची। समझ गया? संघ सूची में याद रखेंगे यहाँ तीनों तो बता दिया है। सूची क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। संघ सूची केंद्र सरकार बनाते हैं, राज्य सूची का अधिकार किसका है? राज्य सरकार को। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य का। कहने का मतलब ये है जो संघ सूची होता है ना उसमें जो कानून बनाएगा ना, उस पे कानून बनाएगा जैसे बैंक और हो गया, इस सब पे कानून बनाएगा कौन? तो केंद्र सरकार। समझ गया? रुपया हो गया पैसा, कौन कानून बनाएगा? रुपया चेंज होगा, केंद्र सरकार। समझ गया? लेकिन राज्य सरकार छोटे छोटे अपना क्षेत्र में जो काम होगा राज्य सरकार करेगा। ठीक ना? तो राज्य सूची में जो पूछेगा कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य सरकार को। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाएगा, दोनों मिल के, लेकिन वैल्यू सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। ठीक? ये याद रखेंगे। आगे इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ना होगा।
यहाँ पे समझते हैं कुछ पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट तुमको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे समझ जाओ। रंग भेद का विरोध अगर कोई किया हुआ था, काला गोरा लोग सब का विरोध, तो वो किया था सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना। कौन किया था रंग भेद का विरोध? सबसे पहले कौन किया था? मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद किया था महात्मा गांधी। उसके बाद टॉमी स्मिथ, यह एक जो है ना मतलब ओलंपिक में खेल करने गया हुआ था। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, टॉमी स्मिथ के बारे में, ठीक ना। तो 3 नंबर में याद रखेंगे टॉमी स्मिथ। उसके बाद जॉन कार्लोस, हम यहाँ कार्लोस लिख दिया है। देखो यहाँ पे रंग भेद यानी काला गोरा का भेद जो कर रहा था, उस पर कौन सा विरोध किया था? पहला मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, तीसरा नंबर पे टॉमी स्मिथ, चौथा नंबर पे कार्लोस, जॉन कार्लोस। चारों आदमी का नाम याद रखेंगे, ठीक ना। यही चारों आदमी मिलकर रंग भेद का विरोध किया हुआ था। सब अपना अपना समय में किया था। फिलहाल हम समझते हैं धर्म को। एक पॉइंट बोला हुआ था महात्मा गांधी कि धर्म को जो है ना राजनीतिक से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। समझ गया? क्या बोला हुआ था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते। पूछेगा यह शब्द किसने कहा था? गांधी जी या महात्मा गांधी? कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट है भारत में कहां महिलाओं का आरक्षण मिलता है। देखो हम यहाँ पे समझते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण यानी होता है छूट देना। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लड़का सब अगर एग्जाम देगा कोई भी चीज का, तो पास होने के लिए उन सबको मान लो एक कट ऑफ लगेगा, मान लो 70, 75, 80, ठीक ना। जनरल कंपटीशन का बात बताते हैं। लेकिन महिला उसी स्थान पे अगर आएगा ना एग्जाम देने, तो उन सबका कट ऑफ जाएगा 40, 50, 60 के बीच में। समझ गया? यही जो छूट मिलता है आरक्षण, पहला। दूसरा बात ये है कि मतलब कहीं भी जाओ तो देखना महिला का सीट अलग भी जब रहेगा। बसों में बोलता है, ट्रेन में बोलता है ना, यहाँ महिला का सीट है, तो महिला के लिए हर चीज आरक्षण मिलता है। तीसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे महिला का पॉइंट से, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहां पे देखना महिला के लिए जो टिकट घर रहेगा ना वो अलग से रहता है कि यहाँ पे महिला का लाइन लगेगा। अब पुरुष वाला में सब घुस जो महिला घुस सकता है, लेकिन महिला वाला में पुरुष नहीं घुस सकता है। तो हर जगह महिला के लिए अलग से छूट मिलता है, उसी को आरक्षण बोलते हैं। अब जैसे मान लो सरकार वैकेंसी कोई निकाल दिया, मान लो 1000 वैकेंसी निकाल दिया, तो 33% महिला को आरक्षण दिया जाता है। तो इसको 33% निकाल देंगे ना अगर, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 330 गो जो सीट होता है ना, वह महिला के लिए 1000 में से फिक्स है कि 330 गो महिला को पक्का जो है नौकरी देगा। समझ गया? चाहे वो में 330 वो क्यों नहीं महिला बैठेगा। अगर 30 नंबर से ज्यादा मार्क ला लिया ना तो पास हो गया हूं। तो इसलिए ये सब महिला के लिए आरक्षण होता है, हर चीज सब जगह सीट। तब हम बात करेंगे सबसे पहला बात, महिला को आरक्षण जो मिलता है भारत में कहाँ? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे मिलता है महिला का आरक्षण? कहाँ मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था में मिलता है। और हम यह भी याद रखेंगे कि 33% मिलता है। क्या प्रतिशत मिलता है? महिला का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में कितना प्रतिशत मिलता है? महिला का आरक्षण भारत में कहाँ मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था में। अगर बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के, समझिए नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कौन गांव में? तो बगदरी गांव में। कौन गांव में हुआ था? तो याद रखेंगे कि भारत में पूछेगा कहां महिलाओं का आरक्षण है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 33% आरक्षण है। भारत में जो है ना पहले पंचायती राज व्यवस्था कौन राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। कौन जिला में हुआ था? नागौर में। कौन गांव में? बगदरी गांव में। और बात करेंगे कि कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1859। तुमको एग्जाम में डेट नहीं देखे
ये खाली ईस्वी देता है, ठीक ना। 10वां के एग्जाम में ईस्वी देता है। इंटर में भी अगर देगा 8 वाला में पॉलिटिकल साइंस में तो ईस्वी आता है, याद रखेंगे। और हम बात करते हैं लिच्छवी गणतंत्र। देखो ये मैथिली में जब 10th में पढ़ोगे तो मैथिली में भी इसका चर्चा है। लिच्छवी गणतंत्र अगर बात करेंगे तो बिहार में लागू हुआ था। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र अगर बात करेंगे तो लिच्छवी गणतंत्र था, जो कि बिहार के वैशाली जिला में लागू हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली जिला में। तो याद रखेंगे कि वैशाली जिला में कौन गणतंत्र था? लिच्छवी। समझ गया? वैशाली कहां पे है? बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र कौन राज्य में है? बिहार राज्य में। समझ गया? सबसे पहले लागू हुआ था। तो ये पॉइंट याद रख लेंगे। उसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से याद रखेंगे क्या चीज? 8 मार्च को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता था? 8 मार्च। कब हुआ था? 8 मार्च। तो पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। देखो 8 मार्च को जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ या 1975 ईस्वी में लागू किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे? 8 मार्च को। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना कौन बताया था मनाएंगे 1975 ईस्वी को? संयुक्त राष्ट्र संघ। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना किस ईस्वी को घोषणा किया था? 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला है यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीतिक का आधार क्या है? तो अगर बोलेगा तो बोलना है सांप्रदायिक मतलब धर्म। क्या चीज? धर्म। इनमें यही बताया जाता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है या सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला है क्षेत्रवाद का भावना जो है ना एक कुपरिणाम है। क्या चीज से? अलगाववाद से। क्या चीज से? अलगाववाद से। ये याद रखेंगे क्षेत्रवाद का भावना जो है एक कुपरिणाम है। क्या चीज से? अलगाववाद से। तो इसमें देख लिए हैं अभी हम सारा चीज। पहला बेल्जियम ब्रुसेल्स के बारे में, जो बेल्जियम के राजधानी है उसके बारे में, फिर कानून और के बारे में समझ गए हैं, फिर यहाँ पे श्रीलंका के बारे में समझे हैं, फिर रंगभाग से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखे हैं। यही है पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। इसमें अगर बात करेंगे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन 1-2 ठो बनेगा या 5 ठो 10 ठो वो हम तुम सबको बता देंगे। ठीक, सब्जेक्टिव जो भी रहेगा सब्जेक्टिव, ताकि नहीं छूटे। तो इसको तुम सब देख लो।